हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट अ चेंजिंग कंट्री साइड। बदलता हुआ जो कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज़, कैसे जो है रूरल एरियाज़ जो है चेंज हो रहा है। तो पहले जो है हम लोग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग, यानी राजा के बारे में जो है लोग क्या सोचते हैं। तो राजा के बारे में क्या सोचते हैं, तो वी वाट्स एवर सोर्सेस वी आर हैविंग, वो टेक्स्ट है, इंस्क्रिप्शंस है। तो इंस्क्रिप्शंस जो है तुम्हारा, इंस्क्रिप्शंस कोई भी डायरेक्ट आंसर हमें प्रोवाइड नहीं करता था कि व्हाट सब्जेक्ट्स ऑफ अ किंग थॉट अबाउट देयर रूलर्स, यानी एक राजा की जो लोग हैं, ठीक है, उसके जो सब्जेक्ट्स है वो उसके बारे में क्या सोचते थे, वो डायरेक्ट आंसर हमें इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलता है। एंड जो ऑर्डिनरी पीपल है वो रेयरली ही कोई अकाउंट हमारे लिए छोड़ के गए हैं जिससे उनके थॉट्स या एक्सपीरियंस को जाना जा सके या समझा जा सके। यानी हमारे पास डायरेक्ट कोई सोर्सेस नहीं है जिसके थ्रू जो है हम लोगों के बारे में ये जान सके कि वो राजा के बारे में क्या सोचते हैं। एंड इस केस में जो है अगर आप देखेंगे तो फिर हिस्टोरियंस जो है, हिस्टोरियंस का काम ही है कि वी हैव टू फाइंड आउट हिस्ट्रीज ऑफ द पीपल। एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी लुक टुवर्ड्स अल्टरनेटिव सोर्सेज। अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है, तो हिस्टोरियंस टू हेल्प ऑफ एंथोलॉजिस। एंथोलॉजिस यानी ग्रंथ जो बुक्स उस समय लिखे गए हैं, जैसे आप देखेंगे कि जातका स्टोरीज, ठीक है, जो बुद्धिस्ट स्टोरीज़ है, जो पंचतंत्र के स्टोरीज़ है, इन सबको पढ़ते हैं। एंड इन सबको एग्जामिन करने के बाद जो है हिस्टोरियंस इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इन जो एंथोलॉजीज में, जातका स्टोरीज में जो स्टोरीज लिखे गए हैं, जातका में जो स्टोरीज लिखे गए हैं, ये स्टोरीज जो है पहले ओरली ट्रांसमिट किया जाता था एंड बाद में देवर कमिटेड टू स्क्रिप्ट, या बाद में इनको जो है लिखा गया। एंड लिखा कब गया, तो ये कहता है कि 500 सी के अराउंड जो है, यानी मिड ऑफ फर्स्ट मिलेनियम से ही इनको जो है लिखा जाने लगा। एंड अब आगे आते हैं कि राजा के बारे में यानी किंग के बारे में उसके सब्जेक्ट क्या सोचते थे। तो इसके लिए हमारे पास एक सोर्स है जातका स्टोरी। एंड कौन सा जातका है, तो गंधतिंदु जातका। गंधतिंदु जातका डिस्क्राइब करता है प्लाट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ अ विकेट किंग, यानी एक जो दूसरा राजा है जो विकेट किंग है, उसके जो सब्जेक्ट्स है वो कितना सफ़र कर रहे हैं, इसके बारे में जो है वो बताता है। अब क्या बताता है ये स्टोरी, तो ये स्टोरी कहता है कि व्हेन किंग वेंट टू मीट, जब अपने लोगों से, अपने सब्जेक्ट से डिस्गाइज में, यानी अपना वेश बदल करके, अपना जो है आइडेंटिटी बदल करके जब लोगों के पास जाता है एंड लोगों से उनका थॉट पूछता है कि आप जो है अपने किंग के बारे में क्या सोचते हैं, तो पीपल जो है राजा को कर्ज करते हैं फॉर देयर मिजरीज, कि हमारे जो ये दुर्दशा है, यानी हम जो इस सफरिंग से गुजर रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा जो विकेट किंग है वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड उसको जो है ये लोग कर्ज करते हैं। एंड आगे ये कहते हैं कि रात के टाइम में जो है हम जो है रॉबर्स के द्वारा लूटे जाते हैं, यानी रॉबर्स हमें लूट लेते हैं। एंड ड्यूरिंग डे टाइम देखोगे तो टैक्स कलेक्टर्स आकर के जो है हाई टैक्स डिमांड जो है कर रहे हैं, यानी रात में जो है रॉबर्स लूट रहे हैं, दिन में जो है ऑफिशियल्स यानी टैक्स कलेक्टर्स जो है हमें लूट रहे हैं। एंड इस वजह से क्या है, हमारा ये मजरी का हालत बना हुआ है। एंड इस सिचुएशंस में है कि ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन फोर्स टू अबंडन देयर विलेज, अपने गांव को छोड़ करके जो है लोग इस सिचुएशन में फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं। तो ये स्टोरी क्या बताता है, कि ये स्टोरी बताता है किंग एंड उसके सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन, स्पेशली कौन सा रीजन में, तो कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज में बताता है कि जो किंग एंड उसके सब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशन है वो कैसा है, तो स्ट्रेंड रिलेशनशिप है, यानी तनाव भरा रिलेशनशिप है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है उस तरह से। आगे देखोगे कि कई बार राजा जो है, ये स्ट्रेंड वाला सिचुएशन क्यों आता है, तो कई बार राजा जो है किंग्स यूजुअली ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स, कि अपना कॉफर्स को जो है भरना है। अब अपना खजाना को भरने के लिए क्या करेंगे, तो वन वे वाज टू इम्पोज मोर टैक्स ऑन पीपल हु आर लिविंग इन योर टेरिटरी, कि जो आपके टेरिटरी में रह रहे हैं उनके ऊपर जो है आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स इम्पोज कर दो। एंड ये जब टैक्स ये लोग डिमांड करते थे, तो इन टैक्स वाले मेजर को या हाई डिमांड को जो है, ये जो उसके सब्जेक्ट्स है वो इसको ऑपरेसिव डिमांड मानते थे। एंड ऑपरेसिव डिमांड मानते थे, तो एक जो हमें पता चला कि इस ऑपरेसिव डिमांड से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, कि टू अबंडन विलेज एंड मूव इनटू फॉरेस्ट, कि भैया हम फॉरेस्ट में रहेंगे, पकड़ में आएंगे नहीं तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज भी है, ठीक है, कुछ जो है कि इस जो
इंक्रीजिंग डिमांड जो टैक्सेस का है उसको पूरा करने के लिए एक दूसरा तरीका था। एक तरीका था कि हम छोड़ करके जो है फॉरेस्ट में चले गए, दूसरा तरीका था कि जैसे जैसे टैक्स का डिमांड बढ़ रहा है वैसे वैसे हम क्या करें, प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। तो ये दो ऑप्शन थे कि इन केस ऑफ हाई रेवेन्यू डिमांड, फर्स्ट was कि people abandon village and move into forest, and second was कि they increase their production to meet the growing demand for taxes। अब आगे हम लोग आते हैं कि ये जो सेकेंड स्ट्रैटेजी है कि दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, तो हाउ डिड दे इंक्रीज देयर प्रोडक्शन उसको हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी था टू शिफ्ट टू प्लॉ एग्रीकल्चर, कि अब लोग जो है यानी खेती करने के लिए जो है पहले हो एग्रीकल्चर यानी कुदाल से जो है इस तरह का जो होता था उससे जो है सॉइल को टर्न कर रहे हैं, तो सॉइल जो है बहुत प्रॉपर्ली टर्न नहीं होता था। अब लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं एंड किस में जा रहे हैं, तो ये पीपल जो है तुम्हारा आपका प्लॉ एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। एंड प्लॉ एग्रीकल्चर से जो है सॉइल जो है इजीली टर्न होता है, जिससे इसका न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट या जो क्रॉप है वो इजीली गेन करके। तो फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज में यानी गंगा रिवर वैलीज, कावेरी रिवर वैलीज, ये सारे जगह पे जो है पीपल वर शिफ्टिंग टू प्लॉ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया। दूसरा ये लोग जो है कि दे यूज्ड आयरन टिप्ड प्लॉशेयर। आयरन टिप्ड प्लॉशेयर यानी पहले प्लॉशेयर वुडन भी होता था, तो वुडन जो है प्लॉशेयर लैंड को सिर्फ स्क्रैच करता था, जब प्लॉइंग होता था तो लैंड को स्क्रैच करता था एंड पूरी तरह से सॉइल को टर्न नहीं कर पाता था। तो अब क्या है कि दे स्टार्टेड यूजिंग आयरन टिप्ड प्लॉशेयर टू टर्न एलुवियल सॉइल, स्पेशली कौन सा रीजन में, जहाँ पे हाई रेनफॉल था उस रीजन में, क्योंकि लो रेनफॉल वाले रीजन में इस तरह से आयरन टिप्ड प्लॉशेयर यूज़ करके अगर हम सॉइल को टर्न करेंगे तो इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए स्पेशली उन रीजन में जो है आयरन टिप्ड प्लॉशेयर का यूज़ किया गया है सॉइल को टर्न करने के लिए जहाँ पे हाई रेनफॉल वाले रीजन था। ये भी जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प किया। एंड तीसरा जो है दे स्टार्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, तो एक हम क्या करते हैं, सीड को जैसे सरसों उगाते हैं यानी मस्टर्ड, ठीक है, या वीट उगाते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं कि सीड का ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, यानी सीड को इस तरह से जो है छीट देते हैं फील्ड में, ठीक है, स्कैटर कर देते हैं एंड इससे जो है ये सब ग्रो होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पैडी के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका सैपलिंग जो है उस तरह से ग्रो करते हैं एंड सैपलिंग को ग्रो करने के बाद जो है इसके सैपलिंग्स को ला करके किसी एक फील्ड को पहले तैयार करते हैं एंड वहाँ पे उसको सोइंग करते हैं यानी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन हुआ पैडी का, तो इसकी वजह से जो पैडी का प्रोडक्शन है वो बहुत रैपिडली जो है बढ़ गया। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये सारे रिवर वैलीज वाले रीजन में, हाई रेनफॉल वाले रीजन में या एलुवियल सॉइल वाले रीजन में सूटेबल थे। लेकिन इस तरह का जो प्रैक्टिस यूज ऑफ आयरन टिप्ड प्लॉशेयर या प्लॉ एग्रीकल्चर या यूज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन कुछ रीजन्स में नहीं हो रहा था, जैसे सेमी एरिड रीजन पंजाब एंड राजस्थान का सेमी एरिड रीजन में देखेंगे तो 20th सेंचुरी तक ये लोग जो है प्लॉ एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स शिफ्ट नहीं किए। ये 20th सेंचुरी के बाद से जो है ये लोग प्लॉ एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किए। उसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सेंट्रल पार्ट जो हमारा रहा है, जो हिली रीजन वाला पार्ट है, यहाँ पे भी जो लोग हैं ये लोग प्लॉ एग्रीकल्चर या आयरन टिप्ड प्लॉशेयर का यूज नहीं किया, बल्कि ये लोग जो है हो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहे। हो एग्रीकल्चर वाज बेस्ट सूटेड टू दीज हिली रीजन्स, इसीलिए लोग जो है हो एग्रीकल्चर को ही प्रैक्टिस करते रहे। यानी ये क्या बताता है कि डिफरेंसेस बताया रूरल सोसाइटीज़ में कि कुछ रीजन्स जो हाई रेनफॉल वाले हैं, जहाँ पे एलुवियल सॉइल है या जो रिवर वैली वाले जो रीजन्स है, वहाँ पे जो है हम प्लॉ एग्रीकल्चर के टुवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन के टुवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, आयरन टिप्ड प्लॉशेयर के टुवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। एंड ये सारे स्ट्रेटेजीज जो है प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ एक पार्ट में सूटेबल है। अगर हम सेमी एरिड रीजन ऑफ पंजाब एंड राजस्थान देखते हैं तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं था। यहाँ लोग 20th सेंचुरी के बाद से जो है प्लॉ एग्रीकल्चर में शिफ्ट किए। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वाले जो हिली रीजन्स है, वहाँ पे भी जो है ये लोग जो है प्लॉ एग्रीकल्चर के टुवर्ड शिफ्ट नहीं किए, बल्कि ये हो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहे, जो उस टेरेन को ज़्यादा सूट करता था। यानी इन सारे रीजन्स में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इधर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा। आगे एक और स्ट्रेटेजी था कि हमारा इंडिया जो है मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम क्या करते हैं, रेनफॉल अच्छा हुआ
ठीक है, तो अच्छी बात है। रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ तो फसल जो है क्रॉप ग्रो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके लिए लोग की रेनफॉल के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहे, इसके लिए दे बिल्ट वेल, टैंक्स एंड कई बार जो कई केसेस में जो है ये लोग कैनाल्स बनाए थे टू स्टोर वाटर एंड इसके थ्रू जो है हम फील्ड को क्या कर सके, इरिगेट कर सके। ये जो वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स ये सब जो है बनवाने का काम कई बार देखोगे कि कम्युनिटी करता था एंड कई बार जो है इंडिविजुअल भी जो है करते थे कि हम जो क्या करें, तो लोगों के लिए जो है इरिगेशन के लिए वेल, टैंक्स एंड कैनाल्स बनवाए। जैसे सुदर्शन लेक का केस में बताए थे कि गुजरात का लोकल रूलर उसको बनवाया था, उसके बाद जो है रुद्रदामन क्लेम करता है कि लोगों से बिना पैसा लिए हुए हमने उसको रिपेयर करवाया। उसी तरह एक गुप्ता रूलर भी क्लेम करता है कि हमने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया। तो कहता है कि ये सारे जो है कई बार कम्युनिटीज़ बनवाने का काम करते थे एंड कई बार जो है इंडिविजुअल्स भी बनवाने का काम करते थे। ये वो इंडिविजुअल्स थे जो रूरल सोसाइटी में या फिर जो सोसाइटी में जो पावरफुल लोग रहे होंगे, यानी जैसे किंग्स हो गए, ठीक है, वो लोग इस तरह का जो है इंडिविजुअली कैनाल्स, टैंक्स या रिवर ये कैनाल्स, टैंक्स या वेल्स बनवाने का काम किया एंड इन सबको जो है उन्होंने इंस्क्रिप्शंस में मेंशन करवाया। जैसे रुद्रदामन मेंशन करवाता है, गुप्ता रूलर मेंशन करवाता है, सिमिलरली यहाँ भी होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग बढ़ेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आ रहा है, तो ये एग्रीकल्चरल चेंजेस सारे रीजन के लिए सूटेबल नहीं था या सारे रीजन इससे इक्वली बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं अर्न किए। जैसे इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो इसका फ़ायदा हुआ हरियाणा, पंजाब एंड पंजाब के बाद जो वेस्टर्न यूपी है उस रीजन में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे जो है लोगों को, किसानों को फ़ायदा हुआ, लेकिन अदर पार्ट्स में वैसा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये क्या बढ़ाया कि लोगों के बीच में जो इनकम गैप है वो बढ़ाया, वो डिफरेंसेस जो है क्रिएट किया। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि जो रूरल सोसाइटीज़ है यहाँ पे डिफरेंसेस कैसे आता है एंड रूरल सोसाइटी में किस किस कैटेगरीज के लोग रहते थे। आगे समझते हैं कि डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी में तो जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो अभी हम लोग पढ़े कि जो प्लॉ एग्रीकल्चर, ट्रांसप्लांटेशन, आयरन टिप प्लॉसेयर, कैनाल, इरिगेशन, ये सारे सिस्टम से जो है गांव के कुछ एक रीजन को जो है फ़ायदा हुआ। इसका जो बेनिफिट है वो अनइवन था, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का। आगे कहता है कि अब ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन या अनइवन बेनिफिट की वजह से देखेंगे कि धीरे धीरे जो है रूरल सोसाइटी में लोगों के बीच में, यानी जो एग्रीकल्चर में इंगेज है उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जो है धीरे धीरे रिच होते जा रहे हैं एंड कुछ जो है धीरे धीरे पुअर होते जा रहे हैं। तो ये जो है धीरे धीरे क्यों, तो आगे कहता है कि इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है वो बताता है कि गांव में 3 कैटेगरीज के लोग रह रहे हैं। मतलब बेसिकली एक जो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, दूसरे स्मॉल पीजेंट्स हैं, तीसरे जो है लार्ज लैंड ओनर्स है, लार्ज लैंड होल्डर्स हैं। बाद में लार्ज लैंड होल्डर्स एंड जो विलेज हेडमैन है, ये देखोगे कि गाँव में जो है पावरफुल फिगर की फॉर्म में इमर्ज करते हैं एंड दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कल्टिवेटर्स, उनके ऊपर इनका कंट्रोल होता था। इसी तरह का जो है डिफरेंसेस जो रूरल एरियाज़ में है, अर्ली तमिल लिटरेचर भी मेंशन करता है। ये बताता है कि सोसाइटी में पहला लार्ज लैंड ओनर्स है जिनको हम क्या कहते हैं, वेल्लार कहते हैं। सेकंड कैटेगरी जो है प्लॉमैन का है, प्लॉमैन को हम उजवार कहते हैं। एंड तीसरा कैटेगरी जो है स्लेव्स का है, स्लेव्स को अदिमई कहते हैं। तो ये जो सोसाइटी में डिफरेंसेस दिख रहा है, ये जो रूरल एरियाज में डिफरेंसेस दिख रहा है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है कि कौन कौन से एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं एंड लार्ज लैंड होल्डर्स हैं। इसके अलावा गांव में जो है लार्ज लैंड होल्डर्स एंड विलेज हेडमैन जो है ये पावरफुल फिगर है एंड ये जो अदर छोटे कल्टिवेटर्स हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे। उसी तरह तमिल लिटरेचर जो है मेंशन करता है कि लार्ज लैंड ओनर्स यानी वेल्लार, प्लॉमैन यानी उजवार एंड स्लेव्स यानी अदिमई, यहाँ भी जो है 3 कैटेगरीज के लोगों के बारे में मेंशन करता है। तो ये जो डिफरेंसेस है वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि दिस डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन एक्सेस ऑफ लैंड, लेबर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। जिसके पास लैंड के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल था, यानी जिसके कंट्रोल में ज़्यादा लैंड थे, जिसके कंट्रोल जो ज़्यादा लेबर मोबिलाइज कर सकता था एंड जिसके पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस थे, वो धीरे धीरे बड़े यानी सोसाइटी में जो है पावरफुल फिगर के रूप में इमर्ज किए एंड जिनके पास ये कंट्रोल नहीं था वो धीरे धीरे जो है पुअर होते चले गए एंड इस तरह से रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस बढ़ते चला गया। आगे एक वर्ड दिया हुआ है गृहपति। गृहपति यानी हेड ऑफ ओनर या घर का जो हेड है, घर का मालिक है, उसको हम क्या कहते हैं, गृहपति। गृहपति के बारे में अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो गृहपति का जो कंट्रोल है वो घर के जो वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, स्लेव्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सब के ऊपर गृहपति का कंट्रोल होता था। अब ये तो समझ गए कि जो सोसाइटी में डिफरेंसेस बढ़ रहा है वो किसके बेसिस पे बढ़ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अब थोड़ा आगे समझते हैं लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। देखोगे अर्ली सेंचुरी के टाइम से जो है हमें लैंड ग्रांट्स का एविडेंस देखने को मिल रहा है कि लैंड को लोग जो है ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये हमें कैसे पता चलता है, तो लैंड ग्रांट्स को इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया गया एंड ये इंस्क्रिप्शन जो है किसके ऊपर लिखे हुए थे, तो कुछ इंस्क्रिप्शन जो है स्टोन के ऊपर एंड ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है वो कॉपर प्लेट के ऊपर लिखे गए थे। ये इंस्क्रिप्शंस क्यों बनाए गए, ये स्टोन्स के ऊपर या कॉपर प्लेट के ऊपर क्यों लिखे गए, तो मोस्ट प्रोबेबली जिस पर्सन को लैंड ग्रांट किया जाता था उनको जो है स्टोन इंस्क्रिप्शंस या कॉपर इंस्क्रिप्शंस हैंड ओवर किया जाता था कि आपको कौन सा पार्ट लैंड का मिला है या कितना लैंड मिला है। एंड जो इंस्क्रिप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जो इंस्क्रिप्शंस अभी सर्वाइव कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो लैंड ग्रांट्स किया जाता था, स्पेशली किनको किया जाता था, तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है जैसे टेम्पल्स हो गए एंड जो ब्राह्मण्स हैं उनको लैंड ग्रांट किया जाता था। तो अभी तक हम क्या पढ़े कि लैंड ग्रांट का एविडेंस जो है फर्स्ट सेंचुरी सी के टाइम से ही मिलना शुरू हो जाता है। इनको किसमें, इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड करके रखा गया है। कुछ जो इंस्क्रिप्शंस है स्टोन के ऊपर एंड ज़्यादातर जो है कॉपर प्लेट के ऊपर जो है लिखे गए हैं। एंड ये जो है रिकॉर्ड्स इसलिए रखे जाते थे कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है लैंड उसको ये रिकॉर्ड दिया जाए सो दैट कि वो अपना क्लेम कर सके। अभी भी जो है हम लोग लैंड परचेज या घर परचेज करते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह का जो है रिकॉर्ड हमारे पास रखना होता है, या हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेम पर्सन का है या नहीं जो हमें हैंड ओवर कर रहा है। आगे कि जो लैंग्वेजेस, जो इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा हुआ है वो कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था, तो अर्लियर देखोगे कि सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज जो है यूज किया जाता था ये इंस्क्रिप्शंस में लिखने के लिए। बाद में सेवन सेंचुरी सी के टाइम से देखेंगे आप कि संस्कृत कुछ जो इंस्क्रिप्शंस का कुछ पार्ट जो है संस्कृत में लिखा जाता था एंड कुछ पार्ट जो है लोकल लैंग्वेजेस जैसे तमिल एंड तेलुगु में जो है इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता था। आगे बताता है कि एज पर धर्मशास्त्र आज आप देखेंगे या संस्कृत लीगल टेक्स्ट देखेंगे कि जो एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड वाज अवेलेबल टू मेन ओनली, कि जो लैंड जैसे रिसोर्सेज हैं इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रोल हो सकता है, मेन का कंट्रोल हो सकता है। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शन कौन है, तो प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता कौन थी, तो शी वाज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II जो गुप्ता डायनेस्टी का एक फेमस रूलर रहा है एंड शी वॉज मैरिड टू किससे, वकाटका फैमिली से, यानी वकाटका डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनसे जो है इसका मैरिज होता है। तो शी वाज ऑल्सो क्वीन ऑफ वकाटका डायनेस्टी एंड शी वाज होल्डिंग कंट्रोल ओवर लैंड। साथ ही साथ जो लैंड को वो होल्ड कर रही थी, जिस लैंड के ऊपर उसका कंट्रोल था, वो लैंड को वो ग्रांट भी कर रही है एंड वो ब्राह्मण को ग्रांट की है जो आगे के सोर्स में आपका दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो कहता है कि एज पर लीगल टेक्स्ट हमें जो पता चला कि जो सिर्फ और सिर्फ मेन जो है लैंड जैसे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, वुमेन नहीं कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ कि प्रभावती गुप्ता जो है लैंड के ऊपर कंट्रोल रखी है। तो जो वेल नोन क्वींस है उसमें से एक प्रभावती गुप्ता थी, तो हो सकता है कि एज शी वाज ए क्वीन, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है कि इट वाज एक्सेप्शन ड्यू टू शी वाज ए क्वीन, वो वकाटका डायनेस्टी की क्वीन थी, इसीलिए जो है ये एक्सेप्शन था। एंड ये एक नंबर में इस बार एमसीक्यूज में पूछा था कि हु वाज प्रभावती गुप्ता, शी वाज क्वीन ऑफ वकाटका डायनेस्टी या अदर जो है डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त, ऐसा करके कुछ एक नंबर का क्वेश्चन आया इससे। आगे देखेंगे कि साथ ही साथ ये बताता है कि एक तो संस्कृत ये बताता है कि ये ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो क्वीन थी इसीलिए एक्सेप्शनल थी, एंड दूसरा ये बताता है कि जो प्रोविजंस ऑफ लीगल टेक्स्ट है उसको यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। इंस्क्रिप्शन से एक हमें और जानकारी मिलता है, क्या जानकारी मिलता है, तो रूरल पॉपुलेशन के बारे में कि रूरल पॉपुलेशन में कौन है, ब्राह्मण्स एंड पेजेंट्स। इसके अलावा वो लोग जो जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा या जो किंग एंड उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो है
ओकेजनल ट्रिब्यूट्स प्रोवाइड करेंगे या वाइड रेंज ऑफ प्रोड्यूस जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है कि दे वर एक्सपेक्टेड टू ओबे किसको, तो जो न्यू मास्टर्स आ रहा है या जो न्यू विलेज हेडमैन्स आ रहा है या न्यू लॉर्ड आ रहा है, ठीक है, उसको जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि उसकी बातों को फॉलो करेंगे एंड उसको अपना मास्टर कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ उन्हें जो है ये लोग लोकल ड्यूज़ या जो टैक्स ये सब भी पे करते थे। अब आगे आते हैं साइज ऑफ लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट का साइज क्या था, तो साइज ऑफ लैंड ग्रांट वेरीड, ठीक है, ये वेरी करता था फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये साइज क्या है, कई बार जो है तुम आपका कि स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड से लेकर के कई बार वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड जो है जो डोनीज है उनको दिया जाता था। यानी जो साइज ऑफ लैंड ग्रांट्स है वो कई बार ये जो है वेरी करता था, कई बार स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड दिया जाता था एंड कई बार जो है बहुत बड़ा एरिया जो है लैंड ग्रांट्स किया जाता था। अब ये लैंड ग्रांट्स आखिर क्या क्यों जाता था, इसके पीछे का क्या रीजन्स है, तो ये अभी भी जो है हिस्टोरियंस के बीच में जो है डिबेट का ये टॉपिक है। कुछ जो है ऐसा महसूस करते हैं कि इट वॉज स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय रूलिंग लीनियर्स टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरिया। जैसे हम लोग पढ़े ना कि लैंड ग्रांट्स में कई बार जो है वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड दिया जा रहा है, तो अनकल्टिवेटेड लैंड जिसको मिल रहा है वो क्या करेगा, इसको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं कि जो लैंड ग्रांट्स है उसका एक रीज़न ये रहा होगा कि ये रूलिंग लीनियजेस का, रूलिंग डायनेस्टीज का स्ट्रैटेजीज था कि किस तरह से नए एरियाज़ में जो है हम एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन कर रहे हैं। एंड दूसरा रीजन आपको बताता है कि इट वाज आल्सो इंडिकेशन ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर ऑफ किंग, कि राजा का पावर क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। एंड ये वीकनिंग पॉलिटिकल पावर की वजह से ये लोग क्या करना चाह रहे थे कि लैंड ग्रांट करके जो सामंताज हैं उनको खुश किया जाए एंड सामंताज के साथ जो है हम एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सके या एक अच्छा अलायंस जो है कंटिन्यू कर सके। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, ये था जो किंग है उसका स्ट्रैटेजी था टू ट्राई टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ सुपरमैन। जैसा हम लोग पढ़े ना कि ये लोग डिवाइन किंग वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे क्या बताया गया कि हरीशेन लिखते हैं कि देयर इज़ नो एंटागोनिस्ट ऑफ समुद्रगुप्त ऑन अर्थ, यानी अर्थ पे उसका कोई प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो उसी तरह से हो सकता है कि ये जो है किंग जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा था कि हम क्या है सुपरमैन। क्यों, तो बिकॉज दे वर लूजिंग देयर कंट्रोल ओवर लैंड, साथ ही साथ उनका पॉलिटिकल पावर वीकेन होते जा रहा था, इसीलिए वो दे वॉन्टेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फिकेड ऑफ पावर। फिकेड मतलब सिर्फ दिखावा करना चाहते थे, एटलीस्ट आई एम स्टिल पावरफुल एंड पावरफुल होते हुए हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को जो है लैंड ग्रांट कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में शो कर रहा है कि हमने इंडियन सोल्जर्स को ये डिफीट कर दिया, इंडियन जो है राफेल को मार गिरा है, तो ये क्या है, दे आर ट्राइंग टू सो देयर एटलीस्ट फिकेड ऑफ पावर, की दिखावा कर रहे हैं, कुछ है नहीं। तो यहाँ पे भी कहता है कि राजा के पास जो है, कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि बहुत कुछ बचा नहीं था, उसके बावजूद जो है अपना पावर का जो है दिखावा करना चाह रहा था, इसीलिए जो है वो लैंड ग्रांट कर रहा था। ये जो लैंड ग्रांट्स है ये हमें क्या बताता है कि जो कल्टीवेटर एंड स्टेट के बीच कैसा रिलेशनशिप रहा है ये बताने में हमें हेल्प करता है या समझने में हेल्प करता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे हु वर बियॉन्ड द रीच ऑफ सामंताज, जो सामंताज के पहुंच से बाहर थे, ठीक है। वो कौन से लोग थे, तो पेस्टोरलिस्ट, फिशर फॉक्स, हंटर गैदरर्स, मोबाइल एंड सेडेंट्री एनिमल्स और सेडेंट्री आर्टिजन्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो अपने बारे में किसी भी तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखे, तो इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाउन्स एंड ट्रेड एंड इसमें पहला जो है हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, न्यू सिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हम उन सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो 6th सेंचुरी BC में यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन की फेज़ में जो इमर्ज करना स्टार्ट हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में। अब ये सिटीज़ कौन कौन से थे, तो पहले ही पढ़े कि जो महाजनपदाज थे उनके कैपिटल सिटीज़ होते थे, तो कुछ सिटीज़ जो थे आपके कैपिटल सिटीज़ थे, कुछ सिटीज़ जो है जैसे राजगीर, राजगृह,
या पाटलिपुत्र। कुछ सिटीज़ जो थे दे वर लोकेटेड अलॉन्ग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे पाटलिपुत्र जो रिवर बैंक पे लोकेटेड था, उज्जैन जो अलॉन्ग द लैंड रूट्स, उसी तरह एक पुहार शहर है जो नियर द कोस्ट, यानी ये सब जो है ट्रेड रूट्स के किनारे जो है मतलब जो अलॉन्ग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन लोकेटेड है। इनके अलावा कुछ ऐसे भी सिटीज़ थे जो कॉमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के सेंटर्स रहे थे, जैसे मथुरा। तो यानी यहाँ पे जो 3 तरह के सिटीज़ का इमरजेंस हम देख रहे हैं, एक आपका जो है कैपिटल सिटी, दूसरा आपका क्या है कि अलॉन्ग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड तीसरा कौन है कि वैसे सिटीज़ विच वर बस्टलिंग सेंटर ऑफ कॉमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जैसे मथुरा, आज के समय में वाराणसी को भी हम ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अर्बन पॉपुलेशन इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रूलिंग एलिट्स है वो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहा करते थे। अब ये जो महाजनपदाज वाले जो रीजन्स हैं, ये रीजन्स आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक्सटेंसिव एक्सकैवेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो यहाँ पे ये सारे रीजन्स जो है अभी भी लोगों के द्वारा ऑक्यूपाइड है, लोग उन सारे प्लेसेस पे जो है घर बना करके रह रहे हैं। हड़प्पा में ऐसा नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले ज़्यादातर रीजन में ऐसा नहीं है, वो सारे खाली है जहाँ पे एक्सकैवेशन, लार्ज स्केल एक्सकैवेशन किया जा सकता है। लेकिन इन रीजन्स में लार्ज स्केल एक्सकैवेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सारे रीजन्स जो है लोगों द्वारा ऑक्यूपाइड है। इसके बावजूद जो है हमें यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिला है, ठीक है। एंड इन आर्टिफैक्ट्स में आप देखेंगे क्या क्या मिला है, तो फाइन पॉटरी बॉल्स एंड डिशेस विथ ग्लोसी फिनिश, जो बहुत चमकतेदार हुए जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लेट्स एंड जो है बॉल्स मिले हैं, ठीक है। एंड ये अपने ग्लोसी फिनिश की वजह से साथ ही साथ अच्छे से जो बने होने के कारण से इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉटरी एंड डिशेस विथ ग्लोसी फिनिश है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? NBPW नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये मिले हैं। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली जो है देख करके जिस तरह से बना हुआ है, ये देख करके लगता है कि जो रिच लोग हैं वो लोग इसको यूज़ किया करते थे। इसके अलावा हमें और भी जो है आर्टिफैक्ट्स मिला है विच वर, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, वेसल्स हो गए, फिगरिन्स हो गए, ये सारे जो है अलग अलग मटेरियल से बने हुए थे। कुछ जो है गोल्ड के बने हुए थे, कुछ सिल्वर के बने हुए थे, कुछ कॉपर के बने हुए थे, कुछ ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, सेल, टेराकोटा, इन सारे ऑब्जेक्ट से बने हुए वेराइटीज ऑफ जो है आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिला है। आगे जो है देखेंगे कि 2nd सेंचुरी BC के बाद से हमें वोटिव इंस्क्रिप्शंस जो है बहुत सारे मिलने शुरू हो जाते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस यानी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो हम डोनेशन देते हैं ना, उसका जो रिकॉर्ड मेंशन करता है उसको वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो 2nd सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स जो है हमें वोटिव इंस्क्रिप्शंस जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें जो डोनर है उसका नेम, कई बार उसका ऑक्यूपेशन एंड कई बार उनके रिलेटिव्स का नाम भी जो है इसमें मेंशन किया हुआ रहता है। ये वोटिव इंस्क्रिप्शन जो है जो शहर में लोग रह रहे हैं उनके बारे में बताता है। एंड जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग थे वो कौन कौन लोग थे, तो एक हो गया वाशिंग फॉक्स, वीवर्स, स्क्रैप्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिसर्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स, किंग्स, ये सारे जो है लोग गांव में रहा करते थे। आगे कहता है कि ये सारे लोग जो अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, यानी जो अलग अलग क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स हैं या मर्चेंट्स हैं, ये जो रहते थे ये लोग मिल करके क्या बनाए? गिल्ड या श्रेणी। गिल्ड या श्रेणी क्या है? तो इट वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स। अब ये गिल्ड क्या करता था? आज के टाइम में भी जो है मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, या डॉक्टर्स का एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, बहुत सारे लोगों का अपना अपना एसोसिएशन होता है। उसी तरह उस समय जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स रहे थे उनका जो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन था उसको हम क्या कहते हैं? गिल्ड या श्रेणी। अब ये गिल्ड या श्रेणी का काम क्या था? तो दे प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स, उसका जो है प्रोडक्शन करवाते थे, दे रेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ दोज रॉ मटेरियल्स, एंड उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट था उसको मार्केटिंग करते थे। तो ये गिल्ड का काम था। साथ ही साथ मार्केट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये सारे जो है गिल्ड के लोग करते थे। एंड आगे कहता है कि इस समय जब नए अर्बनाइजेशन का फेज था, उस समय जो अर्बन एलिट्स का जो डिमांड बढ़ रहा था, तो अर्बन एलिट्स के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए क्राफ्ट पर्सन्स यूज अ वाइड रेंज ऑफ आयरन टूल्स सो दैट कि जो ग्रोइंग डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, यानी कम डिमांड में जो है हम क्या कर सके? ज़्यादा से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हम तैयार कर सके, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ। अब आगे हम लोग समझते हैं ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड उसके बियॉन्ड
जो है कैसे ट्रेड हो रहा है, तो देखोगे फ्रॉम 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है लैंड एंड रिवराइन रूट्स क्रिस क्रॉस्ड ईच अदर एंड ये जो ट्रेड रूट्स है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जो है फैलते चले गए। अगर लैंड रूट के थ्रू आप देखेंगे कि ट्रेड हमारा कहाँ से कहाँ तक होता था, तो लैंड रूट्स के थ्रू जो है हमारा ट्रेड जो है सेंट्रल एशिया एंड उसके बियॉन्ड वाले रीजन में जो है लैंड रूट के थ्रू ट्रेड होता रहा। एंड ओवरसीज ट्रेड देखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक थ्रू अरेबियन सी एंड आपका दूसरा बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी के थ्रू कहता है ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के साथ हम ट्रेड करते थे, ठीक है, साथ ही साथ वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करते थे। एंड बे ऑफ बंगाल से जो है ये जो साउथ ईस्ट एशियन वाले कंट्रीज़ है एंड जो चाइना है यानी ये के थ्रू के साथ जो है हम ओवरसीज ट्रेड करते थे। ओवरसीज ट्रेड या जो ये लैंड रूट्स है, इन रूट्स को जो है अक्सर देखोगे रूलर्स जो है दे ट्राई टू कंट्रोल दीज रूट्स, ठीक है। एंड ये कैसे, तो जो बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस, यानी जो ट्रेडर्स या जो मर्चेंट्स उस रास्ते से जा रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये उनसे जो है कुछ पैसा लेते थे। अब इन जो पाथ्स या इन जो रास्ते पे चलने वाले कौन कौन लोग थे, तो दो जो ट्रैवर्स ओवर द रूट्स वर पेडलर्स, यानी जो पैदल चलते थे वो व्यापारी भी थे। कुछ मर्चेंट्स जो अपने कैरावान्स के ऑफ ब्लॉक कार्ट्स या पैक्ड एनिमल के साथ जो जाते थे वो भी जो है यहाँ पे ट्रेड करते थे। एंड इनके अलावा कि ये लैंड रूट के थ्रू जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, इनके अलावा जो है सी फेयरर्स के बारे में भी हमें पता चलता है कि जो सी फेयरर्स यानी ओशन के थ्रू या क्या बोलते हैं जो बेज या जो आपका अरेबियन सी है उसके थ्रू जो ट्रेड करते थे, इनका ट्रेड क्या होता था, रिस्की होता था, लेकिन इनका ट्रेड हाईली प्रॉफिटेबल होता था। एंड जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स रहे हैं उनको मत्स्यतुअन बोला गया तमिल में, ठीक है, साथ ही साथ सेठी या सातवा प्राकृत में बोला गया। एंड ये वो लोग थे जो इनॉर्मसली रीच बन गए थ्रू ट्रेड। अब ट्रेड में जो है क्या क्या लोग गुड्स एक्सचेंज करते थे, तो गुड्स जो एक्सचेंज करते थे वो सॉल्ट था, ग्रेन था, क्लोथ था, मेटल था, स्पाइसेस, स्पेशली आप देखेंगे ब्लैक पेपर ये रोमन एम्पायर में हाई डिमांड में था, ठीक है। इसके अलावा जो है टेक्सटाइल, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सारे गुड्स का जो है लोग एक्सचेंज करते थे। अब गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, या लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शन करने के लिए बार्टर सिस्टम तो जो है सक्सेसफुल होगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्वाइंस चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्वाइंस एंड किंग्स जो ट्रेड है, ट्रेड को फैसिलिटेट करने में या जो एक्सचेंजेस है ट्रेड में उसको फैसिलिटेट करने में ये क्वाइन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइन फैसिलिटेटेड एक्सचेंज। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइन से जो है ट्रेड को फैसिलिटेट किया, बहुत ज़्यादा ट्रेड करने में हेल्प किया। अब जो सबसे पहला क्वाइन जो मिंट किया गया था वो कौन से क्वाइन थे, तो इनको बोला जाता है पंच मार्क्ड क्वाइंस। पंच मार्क्ड क्वाइंस क्यों, तो ये रहा मेटल का क्वाइन, ठीक है, इसके ऊपर जो है एक पंच मार्क यानी एक सिंबल बनाया जाता था, जैसे इसमें सिंबल बना हुआ है, इसमें सिंबल बनाया हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पे भी पंच मार्क होता था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पंच मार्क क्वाइन। ये कौन से मेटल से बनते थे, तो ये सिल्वर एंड कॉपर जैसे मेटल से बनते थे। आगे जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में एक्सकैवेशन हुआ तो बहुत सारे प्लेसेस से जो है इन सिल्वर एंड कॉपर का जो पंच मार्क क्वाइंस है वो देखने को मिला है। एंड इन क्वाइंस को जो पढ़ने वाले, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ क्वाइंस जैसे। एंड न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होता है, द पर्सन हु स्टडीज क्वाइंस, जो क्वाइंस को पढ़ता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। तो ये जो न्यूमिस्मैटिस्ट है दे यूज टू स्टडी दीज एंड अदर क्वाइंस, एंड इन सारे क्वाइंस को जो है पढ़ करके ये पता करने का कोशिश करते हैं कि व्हाट वर द पॉसिबल कॉमर्शियल नेटवर्क्स, या किन के साथ जो है हमारा ट्रेड होता था। इन क्वाइंस के ऊपर जो है सिंबल्स होता था, जो सिंबल्स स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज को बिलोंग करता था। जैसे ये इंडियन क्वाइंस है, ये जो है आपका जो है नेपाली क्वाइन है, तो इंडियन क्वाइन का जो अलग फीचर होगा यहाँ पे जो है एक 1 रुपीज़ इस तरह से, ठीक है, नेपाली क्वाइन से ये कुछ और तरह का होगा। तो कहता है कि इन सारे क्वाइंस के ऊपर सिंबल्स होता था जो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज को बिलोंग
करता था। अब क्वाइंस को इशू करने वाले अथॉरिटी कौन थे? तो आजकल देखोगे जो क्वाइंस इशू करने का काम है वो हमारा आरबीआई करता है। नोट इशू करने का काम जो है आरबीआई करता है। क्वाइंस जो है मिंट किए जाते हैं, नोट प्रिंट किए जाते हैं एंड सबको आरबीआई रेगुलेट या मॉनिटर करता है। यहाँ पे जो है क्वाइंस इशू करने वाले अथॉरिटी कौन थे? तो कई बार किंग्स जो है, ज़्यादातर किंग्स ही कर देते हैं। किंग्स के अलावा जो मर्चेंट्स है, बैंकर्स है एंड जो टाउन्स पीपल है, ये लोग भी जो है क्वाइन इशू करते थे। अब क्वाइन जो है वेराइटीज़ का बनते गए। पहला क्वाइन जो है वो पंचमार्क क्वाइंस था, ठीक है। बाद में फर्स्ट क्वाइन टू बियर नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स का नेम एंड इमेजेस को क्वाइंस पे जो प्रिंट करवाया, दे वर द इंडो ग्रीक रूलर्स। याद रखते जाइएगा। फर्स्ट गोल्ड क्वाइन इशू करने वाले लोग कौन थे? कुशानाज थे, ठीक है। एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड क्वाइंस क्या इंडिकेट करता है? कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो इनॉर्मस वैल्यू का हो रहा है, यानी 1 और 2 रुपये का जो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है बल्कि कई हज़ार का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? तो गोल्ड क्वाइंस लार्ज नंबर में यूज किए जा रहे हैं। अगर चीप मटेरियल यूज होता, जैसे सॉल्ट सिर्फ एक्सचेंज होता, तो हम कह सकते थे कि सॉल्ट जो एक्सचेंज हो रहा है तो ये मतलब जो है कि कोई सिल्वर क्वाइन या कॉपर क्वाइन रहेगा उससे भी हो जाएगा। लेकिन लार्ज स्केल में गोल्ड क्वाइन यानी इनॉर्मस वैल्यूज़ का जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है। आगे देखोगे कि जो होर्ड्स ऑफ रोमन क्वाइंस जो है हमें कहाँ मिला है? तो फ्रॉम साइट्स ऑफ साउथ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ साउथ इंडिया से रोमन क्वाइंस मिले हैं। अब ये रोमन क्वाइंस अगर साउथ इंडिया में मिल रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? कि जो ट्रेड है वो किसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज तक कन्फाइंड नहीं था, कि रोमन एम्पायर का ट्रेड जो है रोमन एम्पायर का टेरिटरी में ही हो रहा है, या जो मौर्यन एम्पायर है तो मौर्यन एम्पायर का ट्रेड सिर्फ मौर्यन एम्पायर तक कन्फाइंड है, ऐसा नहीं था। ट्रेड जो है पॉलिटिकल बाउंड्री तक कन्फाइंड नहीं था एंड इसी वजह से जो है अगर रोमन क्वाइंस इंडिया में मिल रहा है तो इट वाज इंडिकेशन दैट कि इंडिया का जो है रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन रहा है। इसके अलावा और आप और देखेंगे कि जो क्वाइंस है सिर्फ जो बड़े बड़े राजा या बड़े बड़े जो किंगडम्स या एम्पायर रहे सिर्फ वही इशू नहीं कर देते, बल्कि जो ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ योद्धे जैसे पंजाब एंड हरियाणा के जो रहे हैं ये भी जो है क्या है, कॉपर कॉइन्स जो है लार्ज अमाउंट में इशू किए थे। एंड ये क्या इंडिकेट करता है? कि देयर इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, यानी ये लोग भी जो है क्या कहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करते थे, यानी ट्रेड एंड जो एक्सचेंजेस में पार्टिसिपेट करते थे। इसके बाद देखोगे कि इंडिया में जो सबसे स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन्स जो इशू किए, जो अपने प्योरिटी के लिए रिमार्केबल है, ये इशू करने वाले कौन लोग थे? तो जो गुप्ता रूलर्स हैं उन्होंने जो है इस तरह का कॉइन इशू किया था। एंड ये कॉइन्स जो है रोमन एम्पायर के जो गोल्ड कॉइन्स थे उनके जो है वेट ये सब में जो है इक्विवेलेंट थे। तो ये कॉइन्स क्या है? दिस कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शंस। एंड बाद में देखोगे कि 6th सेंचुरी से ही आते आते ये जो गोल्ड कॉइन्स गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में जो बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स जो सर्कुलेशन में था वो धीरे धीरे टैपर ऑफ होने लगता है, यानी ये घटने लगता है। एंड ये जो गोल्ड कॉइन का इंडिकेशन जो या गोल्ड कॉइन का जो है मिलना कम हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो इस चीज़ को लेकर के हिस्टोरियंस के या फिर गोल्ड कॉइन्स जो है टैपर ऑफ क्यों होने लगा, गोल्ड कॉइन्स कम क्यों मिलने लगे, तो इसको लेकर के हिस्टोरियंस के बीच हीटेड डिबेट चलता है। जैसे लैंड ग्रांट्स को लेकर के लैंड ग्रांट्स क्यों किया गया, उसी तरह यहाँ पर भी जो है गोल्ड कॉइन्स जो है घटने लगे, इसके पीछे क्या रीजन्स रहा होगा? तो कुछ जो कहते हैं कि दिस वाज इंडिकेटिव ऑफ सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, कि हो सकता है कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ होगा, इसकी वजह से जो है गोल्ड कॉइन्स घटने लगे, बट नॉट श्योर, ठीक है। कुछ ओपिनियंस ऐसा बताते हैं कि ड्यू टू कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद जो है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से, यानी जो रोमन एम्पायर के थ्रू जो है, ठीक है, जो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, जो पर्सन या जो ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर डिपेंडेंट थे ट्रेड को लेकर के, एंड उसके थ्रू बेनिफिट जो है अर्न कर रहे थे, रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के साथ उनका बेनिफिट भी जो है धीरे धीरे घट गया एंड इसकी वजह से गोल्ड कॉइन्स जो है मिलने कम हो गए। कुछ कहते हैं कि इस समय जो है नए टाउन्स, यानी 6th सेंचुरी सी के बाद नए नए टाउन्स एंड नए नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड जो है इमर्ज करना स्टार्ट हो गए, एंड इसी वजह से जो प्रीवियस या जो प्री एग्जिस्टिंग टाउन्स ट्रेड रूट्स रहे थे, ठीक है, उनको क्या किया, इसने अफेक्ट किया। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली
दो जो क्वाइंस का जो फाइंड्स है वो फ्यूअर्स है, लेकिन क्वाइंस के बारे में इंस्क्रिप्शंस में बार बार एंड टेक्स्ट में बार बार मेंशन किया जाते रहा। यानी क्वाइंस के बारे में जो है इंस्क्रिप्शंस में बार बार लिखा जाते रहा, टेक्स्ट में बार बार लिखा जाता रहा। तो ये इस बात का इंडिकेटिव हो सकता है कि शायद इस समय जो है लोग क्वाइंस को सर्कुलेशन में रखना प्रेफर कर रहे थे रेदर देन बीइंग होर्डेड, कि लोग जो है जमाखोरी नहीं कर रहे हैं क्वाइंस को कि गोल्ड कॉइन आ गया तो रख लिए, नहीं, बल्कि उसको ट्रेड के लिए जो है यूज़ कर रहे हैं। एंड सर्कुलेशन में जो है क्वाइंस चल रहे थे, इसीलिए कहीं पे भी होर्ड देखने को